हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोग का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो आज हम क्लास 10th का मैथ है उसका फर्स्ट लेसन के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यानी मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। पहले इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो कहेंगे कि जितना परिमेय संख्या यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह जो होता है वही वास्तविक संख्या होता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या को भी हम लोग अलग अलग खंड में बांट के पढ़ेंगे। परिमेय संख्या जो होता है इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे। एक लिखेंगे पूर्णांक संख्या, क्या होगा, पूर्णांक संख्या, और एक होगा भिन्न संख्या। क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या। मतलब परिमेय संख्या को 2 खंड में तोड़ेंगे, एक होगा पूर्णांक संख्या और दूसरा होगा भिन्न संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो होता है इसको भी अलग अलग खंड में तोड़ेंगे। पूर्णांक संख्या को एक हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। दूसरा होगा शून्य हो जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा धनात्मक संख्या, क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या, ठीक है। अब ये धनात्मक संख्या जो है, धनात्मक संख्या में से क्या निकलता है, प्राकृत संख्या। इसी से क्या निकलता है, प्राकृत संख्या निकलता है, ठीक है। यानी धनात्मक संख्या जो होता है वही क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। अब इसी प्राकृत संख्या से अलग अलग संख्या निकलता है। जैसे लिखेंगे सम संख्या होगा, क्या होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। मतलब जितना सारा संख्या ये सब पढ़ेंगे सब किसमें शामिल है, प्राकृत संख्या में शामिल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित जो है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये वाला पढ़ लेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यानी फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा बन जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा हो जाएगा वे संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी वे संख्या जो 1 से शुरू होता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60, यानी अनंत तक ये बढ़ते चला जाता है। तो इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट परिभाषा भी है, यानी इसको हम अथवा करके इसका एक शॉर्ट परिभाषा यानी बहुत छोटा परिभाषा है, सीधा लिख सकते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हमारा ये छोटा परिभाषा हो गया, ठीक है। जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम लोग जो काउंटिंग शुरू करते हैं वो हमेशा 1 से शुरू करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसमें कौन है, देख के बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं कि देखिए सबसे छोटा इसमें देखने में क्या पता चल रहा है कि सबसे छोट कौन है, तो एक है, इसीलिए क्या कहेंगे, एक जो है एक, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। एक क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसको भी लिखना है। ठीक है, नीचे में आप लोग लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दूसरा नंबर में हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वे संख्या, इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, तो वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक चला जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका भी एक शॉर्ट परिभाषा है, वो देखते हैं, लिखेंगे अथवा करके। जब प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्या के जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शून्य शामिल हो जाता है उसे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जब प्राकृत संख्या के परिवार में कौन आ जाता है, जीरो शामिल हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटिव यानी अनंत तक चला जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इधर पूरे क्या है, यहाँ से देखिए एक से स्टार्ट हुआ, इधर क्या है, सभी प्राकृत संख्या है, और जब इसमें जीरो शामिल हो गया तो ये सब मिला करके क्या बन गया, तो पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे निकालता है, देखिए कहेगा कि बताइए जितना प्राकृत संख्या है, जितना प्राकृत संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे देख के बताइए कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है और इधर टोटल पूर्ण संख्या में आता है, और इसी में देखिए प्राकृत संख्या भी है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे, तो सभी प्राकृत संख्या जो है इसमें शामिल है, यानी ये पूर्ण संख्या में आ गया। ठीक है, इसीलिए कहेंगे जितना प्राकृत संख्या है सबका सब क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसी में उल्टा पूछ दिया, कहेगा बताइए जितना पूर्ण संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकता है क्या, कहेंगे नहीं। कैसे, कैसे नहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे जीरो जो है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत नहीं है, लेकिन ये प्राकृत नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, जिसमें लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका एक बहुत ही अच्छा से फेयर बना के रखना है, ताकि इसको पढ़ने के बाद जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो सब का सब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तीसरा नंबर में है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको लिखेंगे धनात्मक संख्या, कॉमा ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के संग्रह जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं संख्या रेखा पे जो हम अंक दर्शाते हैं, जो संख्या दर्शाते हैं, वो संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। यानी जब जब हम जाएंगे बायां, इधर बायां पक्ष में, तो हमारा जो आएगा ये माइनस में, और जब हम दायां पक्ष में जाएंगे तो ये किस में आएगा, संख्या सभी, तो प्लस में आएगा, यानी सभी धनात्मक संख्या हो जाएगा। 3 हो जाएगा, प्लस में 4, प्लस में 5, यानी इधर बगल धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। ये हमारा हो गया दायां पक्ष, क्या हो गया ये, दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि 0 के बायां तरफ, यानी 0 से जब बायां तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऋणात्मक, क्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। और जब दायां तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या मिलेगा। अब बताइए, इसी से तो इसका परिभाषा निकल रहा है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य आ गया। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। न तो ये धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये सभी मिलकर के क्या बनता है, पूर्णांक संख्या, क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पॉइंट है 4 नंबर, इसका 4 नंबर देखेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं। इसमें क्या देखना है, सम संख्या किसे कहते हैं। लिखेंगे जो संख्या 2 से, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, सम संख्या, सब का सब क्या है, सम संख्या, क्योंकि टोटल में 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसमें से देखना है तो किसी में भाग देके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14 है, 14 को पकड़ लिए और 14 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो 7 दूना 14, देखिए कटा कि नहीं कटा, पूरा पूरा कट गया ना। अगर 2 देखेंगे तो 2 में भी अगर 2 से हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, पूरा पूरा खत्म। इसीलिए ये सब जितना संख्या सब का सब क्या है, तो सम संख्या है, क्योंकि 2 से सब में भाग लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे छोटा सम संख्या कौन है, सबसे छोटा इसमें से कौन दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे 2। कौन है, तो कहेंगे 2। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 जो है, ये 2 ये क्या है, तो सबसे, 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है 5 नंबर, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो इसका क्या परिभाषा होगा, कहेंगे जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, उसी को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे
विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, उसी को क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15, 17 इत्यादि ETC। ये सब क्या है? ये सब का सब विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित ये नहीं होगा। अगर हम 2 से भाग देंगे ना इस सब में से, तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे? ये विषम संख्या। चेक करके देख सकते हैं, किसी में भाग देंगे। अगर हम 13 में भाग लगाते हैं, 13 में 2 से, तो 6 दूना 12, खत्म। यानी बचेगा यहाँ से 1, शेष कितना हो गया? 1 बच गया। तो क्या 13 सम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटा, इसीलिए 13 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब इसमें से देख के बताना है कि सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा कौन है? तो कहेंगे कि सबसे छोटा 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका ना एक फेयर बना लीजिएगा और एक जगह इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जब पढ़िएगा ना, तो पढ़ने के बाद आसानी से क्या हो? याद हो जाए। और इससे देखिएगा हर एक साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में संख्या से संबंधित। ठीक है, यदि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आता होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, अपने संबंधियों के पास। ठीक है, अगला पॉइंट है 6 नंबर। इसमें देखते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसी संख्या को क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा लिखेंगे। जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, उसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे देखते हैं, जैसे में हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ... ये सब का सब क्या है? भाज्य संख्या। टोटल का टोटल भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सब जो है ना, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से भी कटेगा, और ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा। ठीक है, अब इसमें से हम किसी एक को उठा के चेक करके देखते हैं। तो इसमें से हम 15 को उठाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 15 में यदि 1 से भाग लगाएंगे तो 15 बार में लगेगा 15 एकम 15। ठीक है, खत्म हो गया। अगर 15 में हम 15 से भाग देते हैं तो ये भी कटेगा, 15 एकम 15। ठीक है, खत्म। अब देखिए ये जो 15 है वो 1 से भी कटा, और खुद यानी स्वयं 15 से भी कट गया। लेकिन ये 15 एक और स्वयं के अलावा किससे कटने वाला है? ये 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से भी और 5 से भी। तो भाग दे के देख लेते हैं। यदि 15 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, कटा ना? 3 से भी कट गया कि नहीं कटा? अगर इसी 15 में क्या करेंगे, हम 5 से भाग लगाएंगे। कितना से? 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15। ठीक है, तो बताइए ये 15 जो है 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, और ये दोनों के अलावा 3 और 5 से भी कट गया। इसीलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया?
भाज्य संख्या। अब इसमें बताइए सबसे छोटा देखने में कौन लग रहा है, तो सबसे छोटा दिखाई कौन दिया, सबसे छोटा। तो वह कहेंगे कि सबसे छोटा हमको 4 दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो कहेंगे 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। ठीक है, इसके बाद इसका ना एक और परिभाषा है, शॉर्टकट परिभाषा है, यानी इसका शॉर्ट परिभाषा है। ठीक है, लिखेंगे जिस जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक 2 से अधिक हो, उसे उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी जिस संख्या का गुणनखंड जो है दूगो से ज्यादा होगा, उसमें देखना है कि गुणनखंड जब करेंगे तो दूगो से ज्यादा आ गया गुणनखंड, तो समझ जाना है कि क्या है वो, भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें से किसी को लेके चेक करेंगे, अगर आपका मन है तो 4 को भी बैठा के देख लेंगे, 6 को भी, 8 को भी, यानी किसी को भी गुणनखंड करेंगे ना इसमें से, तो किसी का गुणनखंड हमेशा दूगो से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे 4 है, सबसे छोटा 4 है ना, 4 का ही गुणनखंड करके देखते हैं। तो 4 जो है, ये 4 इसमें 2 से लगेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 से लगेगा तो 1 बचेगा। इसके बाद ये 4 जो है, ये 4 से भी तो लगेगा ना, 4 से लगेगा कि नहीं, तो 4 से भी लगेगा। यानी 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें दूगो से ज्यादा है कि नहीं है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, 4 एक भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो पॉइंट है 7 नंबर, इसमें देखना है अभाज्य संख्या। क्या देखना है, अभाज्य संख्या। तो कहेंगे कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, उसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। लिखेंगे जैसे में हो जाएगा 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। ठीक है, ये सब का सब क्या है, तो अभाज्य संख्या, टोटल का टोटल अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर चेक करना होगा तो देख लेते हैं कि ये सब जितना संख्या है, क्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो इसमें से अगर हम 13 को उठाते हैं तो लिखेंगे 13 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 13 एकम 13, खत्म। अगर 13 से लगाएंगे 13 में भाग तो ये भी कटेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो 13 को पूरा पूरा काट सकता है, तो नहीं, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो क्या करेगा, इसको काट सकता है। इसलिए क्या कहेंगे, 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। जो 13 जो है या तो 1 से कटेगा और नहीं तो स्वयं 13 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद इसमें बताइए सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा सब में देखना है। तो कहेंगे कि सबसे छोटा हमको कौन दिखाई दिया, तो 2 दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, तो 2। तो लिखेंगे यह सबसे क्या है, ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। पता है इसको ना कहा जाता है, बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, सम करा सम। तो पता है ना, 2 एक सम संख्या, 2 क्या है, एक सम संख्या है, इसके साथ साथ ये अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, इसीलिए 2 को क्या कहा जाता है, सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सम होगा, केवल और केवल 2 जो है वो सम है।
ठीक है, याद रखना 2 को हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। इसका भी एक शॉर्ट परिभाषा है, उसको देखेंगे तो कह सकते हैं कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, केवल क्या गो होना चाहिए? 2 गो, 2 गो से ज्यादा हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, केवल 2 गो रहेगा इसमें। कहेंगे जैसे में बता दीजिए, तो देख लेते हैं। जैसे में इसमें से किसी को उठा लीजिए, 19 को उठा लेते हैं, 19 का गुणनखंड निकालेंगे तो 19 में बताइए कितना से लगेगा? कोई ऐसा संख्या है जो 19 को विभाजित करेगा? नहीं है। ठीक है, तो 19 ही लेंगे, तो लिखेंगे 19 से कम 19। तो देखिए 19 के गुणनखंड में क्या गो आया है? क्या गो? तो कहेंगे 19 है, एगो 1 है, यानी टोटल क्या गो गुणनखंड है? तो टोटल 2 गो है, इसके अलावा इसमें नहीं हो सकता है, यानी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है 8 नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो क्या बताना है कि संख्याओं का वैसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनका मौसा मतलब HCF 1 हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 2 संख्याओं का वैसा युग्म होगा, वैसा जोड़ा होगा, जिसका मौसा निकालेंगे ना तो मौसा 1 आएगा, उसी संख्या को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम 5,3 लेते हैं, ठीक है, 7,11 अगर लेते हैं, 15,17 लेते हैं इत्यादि, तो इस सब का अगर हम HCF निकालेंगे तो टोटल का HCF कितना आएगा? केवल और केवल 1 ही आएगा, इसलिए सबको क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुना 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि 5 जो है 5 से विभाजित होगा, तो 5 एकम 5, तो यानी 5 गुने 1 इसका निकल गया गुणनखंड। उसी तरह से 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुना 1 आएगा। अब पता है जब दोनों संख्या का गुणनखंड निकालेंगे और जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में कॉमन रहता है, वही हमारा मौसा कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसा। अब बताइए देख के कि दोनों में क्या मिल रहा? दोनों में क्या मिला? तो केवल और केवल 1 मिला ना, तो क्या लिखेंगे? इसीलिए 5 और 3 क्या है? 5 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट है 9 नंबर, इसमें देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या क्या होता है? तो इसका परिभाषा बोलेंगे, लिखेंगे जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लिखेंगे जिस संख्या को P बाई Q अथवा अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस संख्या को हम P बाई Q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लिखेंगे जैसे 0 भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। 4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 5/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 10/12 भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह से लिखेंगे 0.05 क्या है? परिमेय संख्या है। 0.6 पर रैकरिंग है, ये क्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरह से कहेंगे 22/7 क्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जिस संख्या को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं,
उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कहता है बताइए दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है। इसका जवाब होता है दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, लिखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पॉइंट है 10 नंबर, इसमें देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे जिस संख्या को p/q अथवा अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में अथवा अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी संख्या को क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया। इसी तरह से 0.01 डॉट डॉट कमा पाई भी क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। इस सब संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है और लास्ट पॉइंट है 11 नंबर, इसमें देखते हैं वास्तविक संख्या। क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। कहेंगे वास्तविक संख्या क्या है, तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √5 होगा, √17, √13, पाई होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 0.25 भी होगा इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन कहेगा कि बताइए सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो कहना बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि जितना परिमेय संख्या है सब किसमें है, वास्तविक में है ना, तो कहेंगे जितना परिमेय संख्या है सब का सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा बताइए सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं। क्यों, तो कहेंगे जितना वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ठीक है, तो सभी का सभी वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी ना आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहेंगे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने संबंधियों के पास। ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन भी होगा। और जल्द ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पहला चैप्टर का। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या का जो है दूसरा वीडियो वो जल्द ही आने वाला है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा और आप जल्द से जल्द देख पाएंगे। ठीक है।